वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट जंगल की आग की तरह फैल रहा है। कराची से आलमी वबा की 5वीं लहर का आगाज हो चुका है, जिसके बाद सिर्फ 3 रोज में मुस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर 6% हो गई है। माहिरीन ने लाहौर, इस्लामाबाद में भी केसेस जल्द बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में भी ये कहा गया है कि कोरोना के नई लहर तेजी से फैल रही है। सवाल यह है कि जब एक बार फिर सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है तो क्या हुकूमत को एक बार फिर सख्त इक़दामात करने चाहिए? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवाएं। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने। जुनैरा, आपकी जानिब आऊंगी। ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया है, क्या मौजूदा हालात में हुकूमत को एक बार फिर से सख्त इक़दामात करने चाहिए? थैंक यू शाइस्ता। आई थिंक करने भी चाहिए, बट वी आर ऑलरेडी लेट बिकॉज जो फर्स्ट केस ओमिक्रॉन का चाइना में, यानी कि एशियन अगर आप रीजन की बात करें, रिपोर्ट हुआ था, उसको भी अब तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और उन्होंने अपने सिटीज़ जहाँ पे 2 से ज़्यादा केसेस थे उनको लॉकडाउन लगा दिया था। तो एक तो वी आर ऑलरेडी लेट, दूसरा इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऑल ओवर द यूरोप एंड अमेरिकाज ये वेकेशन सीज़न है, सारे पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे शादियों का सीज़न होता है एंड ऑल दैट। सो 20 दिसंबर ऑनवर्ड्स फ़्लाइट्स भर भर के यहाँ आई हैं और आई हैव सीन पीपल के वो आराम से बाहर आ रहे हैं बगैर PCR टेस्ट कराए हुए, और कुछ जगहों पे तो लोग टेस्ट करा के पॉजिटिव आके जहाँ उन्हें क्वारंटीन के लिए रखा गया वहाँ से भाग भी गए हैं। तो बेसिकली हमेशा की तरह हमने हमेशा दूसरे मुल्कों को दूसरे मामलों में सिवाय तरक्की के हर मामले में थोड़ा सा पीछे तो छोड़ना होता है। तो वी आर ऑलरेडी लेट और ये बहुत स्पीड से फैलने वाला है और नॉन वैक्सीनेटेड में बहुत ज़्यादा इसकी ज़ाहिर टेंडेंसी है टू ट्रांसमिट। बूस्टर डोजेस, आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए लाहौर की बात कर रही हूँ मैं, एक्सपो सेंटर को बंद कर दिया हुआ है। दैट वाज द ओनली प्लेस जहाँ सबको पता था कि आप जाएँ और आपको डोजेस लग जाती हैं। तो उसका ऑल्टरनेट अभी तक मुझे नहीं पता, हम लोग पता कर कर के लोगों को भेज रहे हैं। ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन्स के अलावा भी अब तो बूस्टर डोजेस की ज़रूरत है, अब तो डबल जैब्स लग रहे हैं लोगों को। तो मुझे तैयारी नज़र नहीं आ रही। सो जब एकदम पैनिक क्रिएट होगी तो फिर वही बात शुरू हो जाएगी कि हमें गरीब का ख्याल है और स्मार्ट लॉकडाउन या फलाना लॉकडाउन। सो वी आर ऑलरेडी लेट ऑन दैट। जनरल साहब, जैसे कि जुनैरा कह रही हैं, सख्त इक़दामात उठाने के लिए हमने काफ़ी देर कर दी, तो क्या वाकई में बहुत देर हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुनैरा एक हद तक तो ठीक कह रही हैं कि कुछ देर हुई, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि अब ये वबा तकरीबन 2 साल हो गए तकरीबन। ये पूरी दुनिया में पूरे पे भी फैली हुई है। इसमें तवक्को ये थी कि खुद इस अरसे में ट्रेन हो जाएंगे, उनको अंदाजा हो जाएगा कि इस वबा से बचने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं, वो एहतियाती तदाबीर जो रोजाना की बुनियाद पे सुनाई जाती रही, बताई जाती रही और जिसके ऊपर पकड़ दकड़ भी होती रही सड़कों पे, वो तदाबीर लेनी, वो करनी, उस पर अमल करना बड़ा जरूरी है। ये सोसाइटी अगर खुद कोताही करे और फिर उसके बाद मुज़मरात जो इकॉनमी पे उसके असरात हैं, जब हुकूमत बंद करे, लॉकडाउन कर दे, इकॉनमी पे असरात हैं, फिर रोना धोना शुरू करे, तो उससे बेहतर है कि ये खुद एहतियाती तदाबीर करें ताकि पहले ही जो हालात इतने अच्छे नहीं इकॉनमी के, मजीद उसमें खराबी ना आए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत और NCOC को इनको बार बार यही लोगों को याद कराना चाहिए कि वही पुरानी रूटीन आपकी, जो आप पहले मास्क पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग आपने रखी हुई थी, वो चीजें जो है उन पर दोबारा अमल शुरू करें कबल इसके कि लॉकडाउन आपकी नेसेसिटी बन जाए। और लॉकडाउन जब नेसेसिटी बना तो फिर वही मसला, लोगों के रोजगार के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेरा ख्याल है खुद भी हमें उस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारी अपनी जानों से वाबस्ता ये एहतियाती तदाबीर हैं, और अगर खुद कोताही करते रहे इस तरह तो फिर मजबूरी है, फिर हुकूमत को करना होगा और उससे फिर उसके नताइज सारे पाकिस्तान को भुगतने होंगे। ठीक,
नसीम सिद्दीकी साहब, बहैसियत अवाम हमारी भी यकीनन कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए, जैसा कि बार बार कहा भी जाता है। लेकिन न्यू ईयर नाइट पर हमने देखा कि एक बड़ी तादाद मरी पहुंची हुई थी, जहां पर सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे थे। शादी की तकरीबात हम देख लें तो वहां पर भी कोई जो है वो कोविड SOPs जो है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा होता। फिर जब हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन की जानिब जाती है तो फिर एजुकेशन सेक्टर से भी लोग खड़े हो जाते हैं, ताजिर बरादरी भी सामने आ जाती है। तो करना क्या है? ऐसा देखें, मैं तो इसमें कहता हूँ कि ना आप हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकती हैं ना आवाम को। ये वबा ऐसी फैली है कि अगर पाकिस्तान की आप बात करते हैं, पाकिस्तान में तो हुकूमत ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, आवाम ने भी बहुत कोऑपरेट किया था। आप देखें पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस नहीं आए, इतने अमवात नहीं हुई। हम यूरोप अमेरिका की मिसाल देते हैं, इस वक्त आप देखें UK में 2 लाख केसेस एक दिन में आए हैं, जबकि उनकी तकरीबन तमाम आवाम को जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है। इस वबा से बचना बहुत मुश्किल हो गया। सिर्फ आप एहतियात कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको कह सकती है ना, लेकिन हर बंदे के पीछे वो एक पुलिस वाला तो नहीं लगा सकती कि आपने समाजी फासला बरकरार रखा या नहीं रखा, मास्क पहना या नहीं पहना। लेकिन मैंने देखा कि आप देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाई है। उसकी वजह से भी फैलाव रुका है और हमारी मईशत जो है वो पटरी पर चढ़ी हुई है। दूसरी तरफ आप देखें, अब शादियों का सीज़न था, अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, लोग तो बाज नहीं आते। बिल्कुल जुनैरा ने सही कहा कि जहाज़ भर भर के जो है यूरोप अमेरिका से आए हैं और वहाँ से भी वेरिएंट आया है। और शादी के ऊपर मैंने देखा है कि अब हज़ार की गैदरिंग थी, 2-2 हज़ार की गैदरिंग थी। ये हुकूमत को चाहिए था कि इसके ऊपर थोड़ी सी पाबंदी लगा के रखते, क्योंकि उनको पता था कि ये शादियों का सीज़न है, मेहमान बाहर से आएंगे, वेरिएंट आएगा, लोगों में फैलेगा। और मास्क असल में हम लोग लगाते तो ज़रूर हैं। अब महफिल में दाखिल होंगे, सब ने मास्क लगाया होगा, उसके बाद मास्क को नाक से नीचे कर देंगे। तो ये तो आवाम के तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन SOPs को जो है वो अपना उनके पर अमल दरामद करें। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे और वही दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरा बने हुए कि वो जल्दी वेरिएंट उनको जो है वो कैच करता है। तो एक तो वैक्सीनेशन लगवाएं, उसके बाद जो सिंपल से SOPs है, आपने मास्क लगा के रखना है, आपने फासला रखना है, ज़्यादा मजमा नहीं इकट्ठा करें, हाथ रेगुलरली धोते रहें। इसी तरह इस वबा से कुछ जान छूट सकती है, अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तक भी जिन्होंने वैक्सीन ईजाद भी की है, वैक्सीन उन्होंने तमाम लोगों को लगा भी दी है, फिर भी ये वबा उनके ऊपर अटैक कर रही है। तो मेरे ख्याल से हम सबको अपना बचाव खुद करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम सबको अपना बचाव खुद करना चाहिए। अंबर, बहैसियत अवाम आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? क्या ज़रूरी है कि हुकूमती ऐलानात का ही इंतज़ार किया जाए? क्या हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अभी जैसे इप्सॉस ने भी सर्वे किया था, उन ममालिक तकरीबन कई ममालिक जिनमें मगरबी ममालिक भी शामिल है, जहां ये पूछा गया था कि क्या एहसास है कि पैंडेमिक जो है, जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, वो वाकई ख़त्म हो गया है या नहीं। और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में था जहां ज़्यादा तादाद में लोग समझ रहे हैं कि पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, यानी कि अब ये मसला नहीं रहा। और हम बार बार कहते तो रहते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है वबा जो है, जो NCOC की कोशिशों से और वैक्सीनेशन की ड्राइव में कहूँगी तारीख के काबिल भी है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की हैसियत से हमने काफ़ी तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है। लेकिन लोग फिर भी, मैं समझती हूँ कि इसको इतना संजीदगी से नहीं लेते। अभी मैं कुछ ही दिन पहले टैक्सी में जा रही थी और एक टैक्सी ड्राइवर ने अपना जो मास्क था नहीं पहना हुआ था, और मैंने उससे कहा था कि आप मास्क पहने, तो कहते नहीं, ये तो खत्म हो गया है। तो ये एक टैक्सी ड्राइवर जो बात कर रहा था, फिर आपका सर्वे जो है तस्दीक करता है कि हमारा जो रवैया है वो क्या है। मैं समझती हूँ कि इसमें 2-3 चीजें हैं कि जब ओमिक्रॉन का वेरिएंट आइडेंटिफाई हुआ था, निशानदेही की गई थी, उस वक्त भी डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और कुछ ऐसे ममालिक जिनमें ये ज्यादा वबा फैल रही थी या वेरिएंट फैल रहा था, उस पर पाबंदी आयद की थी, जिसमें जनूबी अफ्रीका मिसाल के तौर पे शामिल था। लेकिन उन ममालिक यानी कि मगरबी ममालिक जहां और भी ज्यादा तेजी से उसके बाद भी फैला है, वहां से जो फ्लाइट्स थी उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। अगर पाबंदी भी लगा देते तो फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा होनी चाहिए थी, जो नजर नहीं आ रहा कि हो रही थी। जैसे हमारे जो बाकी दीगर जो आपके पैनलिस्ट है वो भी बात करें, मैं
इत्तेफाक करती हूँ कि शादियों का भी सीजन है, छुट्टियों का भी सीजन है, लोग बाहर से आ रहे थे और आपको ये नजर आ रहा है कि जो बड़े शहरों में फैल रहा है ये इस वजह से भी फैल सकता है क्योंकि लोग ज्यादा मिलजुल कर रहे थे और बाहर से लोग भी आ रहे थे। सो दैट वाज समथिंग जहां एक जगह थी जहां इसका थोड़ा सा कंट्रोल होना था। अच्छी बात अभी तक ओमिक्रॉन की ये है कि इतना शायद डेडली नहीं है, मोर्टेलिटी रेट नहीं है, लेकिन फिर सवाल यही पैदा होता है कि आप मोर्टेलिटी तो शायद इतनी ना हो लेकिन आप बीमार तो जरूर होते हैं, आपको काम से छुट्टी जरूर लेनी होती है, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो पे सफर करती है। तो जाहिर है इसमें लोगों की एहतियात वो भी जरूरी है, जहाँ मास्क पहनना, जिसमें हाथ साफ करना और जहाँ लोग हों जमा जो होते हैं वहां नहीं जाना, एक ये कुछ एहतियाती तदबीर है जो हमें फॉलो करना चाहिए और उसको संजीदगी से लेना चाहिए। और दूसरा, हुकूमत को भी जाहिर है जहां लग रहा था कि इन ममालिक से लोग आ रहे हैं, फ्लाइट्स भी आ रही हैं, फैल रहे हैं, तो यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो कम से कम कर सकते थे। अगर आप मईशत को जाहिर है संभालने के लिए आप सख्त लॉकडाउन तो नहीं कर सकते, या शादियां बंद नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट्स बंद नहीं कर सकते क्योंकि वहां मसला हो जाता है। सो दोनों मिली जुली चीजें हैं और मेरे ख्याल में कि जब ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अब मुतासिर जो होता है, जो हम इसकी जो डेवलपमेंट देखते हैं, पेशरफ्त देख रहे हैं, लोग कम से कम बीमार जरूर होते हैं और उसकी वजह से आपकी वर्कफोर्स और प्रोडक्टिविटी बहुत सफर करती है। ठीक है जुनैरा, मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब आती हूं। मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में जो पाकिस्तानी निज़ाम सेहत है इस वक्त, क्या वो वायरस का मुकाबला करने के लिए तैयार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद काम है जो इस हुकूमत ने और NCOC ने बहुत अच्छा किया है और मैं समझता हूँ पिछले 2 साल में जिस तरह पाकिस्तान में कोविड से लड़ा गया है, जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई है वो खराज तहसीन के काबिल है। दुनिया उसको माने या ना माने, हम बतौर पाकिस्तानी उससे मैं बतौर बहुत मुतमईन हूँ। देखिए, हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन नहीं लगाया, बहुत तनकीद की, लेकिन एंड रिजल्ट तो देखें ना, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी, जो NCOC की स्ट्रेटजी थी, वो ठीक साबित हुई। हमारे यहाँ अमवात की वो शरह नहीं रही, हमारे यहाँ वेरिएंट इन्फेक्शन की वो शरह नहीं रही। हम भारत से बेहतर रहे, बांग्लादेश से बेहतर रहे, श्रीलंका से बेहतर रहे, तो हम ईरान से बेहतर रहे। चले अमेरिका इंग्लैंड की क्या बात करनी, हम खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत बेहतर रहे। तो इसलिए एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं कि कब लॉकडाउन करना है, कब शादियों पर पाबंदी लगानी है, कब स्कूल बंद करने हैं, कब क्या करना है, ये फैसले NCOC को करने दिए जाएं क्योंकि पिछले 2 साल में ये साबित हुआ है कि उन्होंने दुरुस्त फैसले किए हैं और टाइमली फैसले किए हैं। और ये भी साबित हुआ है कि उनके फैसलों की पाकिस्तान के लोगों ने बिल्कुल पाबंदी की है। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों, जब शादियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं तो शादियां नहीं हुई हैं। जब हमने रेस्टोरेंट्स बंद किए हैं तो हमें रेस्टोरेंट्स बंद नजर आए हैं। जब हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जब हमने ऑफिस में 50% हाजिरी की है तो 50% हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि ओमिक्रॉन का ख़तरा है। कुछ माह पहले इंडियन वेरिएंट का बहुत जिक्र था और कह रहे थे कि वो छा जाएगा, बहुत नुकसान है उससे, ऐसे ही डराया जा रहा था। लेकिन हमने देखा उस वक्त भी NCOC ने जो फैसले ज़रूरी थे वो लिए, जो नहीं करने चाहिए थे वो नहीं किए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भी हमें NCOC के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। पिछले 2 साल से ये इदारा बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। इसने पाकिस्तान में बहुत लोगों की जान बचाई है, मईशत को चलाया है और मुल्क को बुरे हालात में भी चलने के काबिल रखा है। लिहाजा ओमिक्रॉन के लिए कब क्या फैसला करना है, ये मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं और ना मेरा ख्याल है कि हम सब में से बैठा हुआ कोई इतना हेल्थ एक्सपर्ट है। दूसरे मुल्कों का मुआवजा करके हम अपने मुल्क के जो फैसले करना चाहते हैं, ये तो 2 साल में थ्योरी फेल हो गई है क्योंकि दूसरे मुल्कों ने तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाया और वहाँ उसके बावजूद बहुत अमवात हुई हैं। हमने नहीं लगाया और हमारी नहीं हुई हैं। अब ये मौजूदा है या क्या है? बहरहाल NCOC का ये हिकमत अमली कामयाब रही है। आप कहते हैं जी देहात में नहीं पता लगा, भाई शहरों में तो पता लगा ना अमवात का, सबका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त भी NCOC के साथ खड़े होने का है, उनके फैसलों और उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक चलने का है। जो चीज़ जब वो मुनासिब समझते हैं वो करते हैं। उनका रोज़ाना इजलास होता है। अगर केसेस ऊपर जा रहे हैं तो हमसे बेहतर डाटा उनके पास है, दुनिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, और वो जिस मौके पर जो भी स्टेप उठाएं हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके ख्याल में जब और जो फैसला NCOC करेगा वो दुरुस्त होगा। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी?
हाँ जी, इस वक्त तो एक दूसरे को कंट्रीज़ देख के ही सारे ट्रेंड्स सेट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन और डेटा जैसे जैसे आ रहा है मुल्कों से, वैसे वैसे पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। इसलिए ये कहना कि दूसरे मुल्कों से मवाजना यहाँ कोई नहीं कर रहा। इस वक्त बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन का कनेक्टेड रहना और इन सिंक रहना विद योर पॉलिसी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि ओमिक्रॉन अभी इंग्लैंड नहीं पहुँचा था और मुझे फ़्लाई करना था, तो उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का एक फॉर्म है जो हर पैसेंजर ने फ़िल करना होता है, लोकेटर फॉर्म। मैं जब उसको फ़िल कर रही थी वो उसमें गवर्नमेंट साथ साथ चेंजेस कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सेल्फ़ आइसोलेशन वापस लेके आ रहे थे, वो मेरी डेट्स चेंज कर रहे थे, ऑटोमेटिक चेंज कर रहे थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इस लोकेटर फॉर्म को अभी तक फ़िल नहीं कर पा रही हूँ। सो समथिंग इज़ रॉन्ग एट द गवर्नमेंट लेवल। फिर मुझे वहाँ राब्ता करना पड़ा, तो मुझे पता चला कि वहाँ बहुत सवेयर केसेस हो रहे हैं। डॉक्टर्स, जो उनका नेशनल हेल्थ सिस्टम है, उसमें डॉक्टर्स को कोविड दोबारा हो गए जिनको बूस्टर जैब्स लग चुके थे। तो उससे आप असेसमेंट करके एक पर्सनल डिसीजन लेती हो और इसी तरह की असेसमेंट की बेस पे गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है। बेशक ये पैंडेमिक है, बेशक इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। और गवर्नमेंट ने अपना बेस्ट दिया है, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हम उसको कंटिन्यू ना करें। सो ये कहना कि क्योंकि पहले बच गए थे तो अब भी बचे रहेंगे, ये कोई सैनिटी का सबूत नहीं है। आपको बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अभी भी अनवैक्सीनेटेड के लिए लीथल वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन। सो वी हैव टू कीप प्रमोटिंग द सेम थिंग, चाहे वो रेपिटेशन लगे या कुछ भी लगे, हमें लोगों को डराते रहने की ज़रूरत है अभी भी। ठीक है, ठीक है। ये तो हमारी मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि मैं ख्याल में हम ये ना भूलें कि तकरीबन जी 28, ठीक है, देखिए ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि 28,000 से ज्यादा अफराद जो हैं इस वबा की वजह से उनकी हलाकत पेश आई है। तो अगर एहतियात कर रहे हैं, कुछ जान बचाने के लिए भी हम करना चाहिए और हुकूमत को भी ज़ाहिर है जो इक़दामात उठाती है उसको फॉलो भी करना चाहिए, उनके जो SOPs है वो फॉलो भी करना चाहिए। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, डेल्टा वेरिएंट जब फैला था तो हमारा ख़ानदान भी मुतासर हुआ था, मेरे तमाम सारे ख़ानदान के लोग जो हैं उनको हुआ था। उसमें अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरी सास का इंतकाल भी हो गया था। उनके 2 शॉट्स लगे हुए थे, 6 माह गुजर चुके थे। चाइनीज़ वाला जो वैक्सीन थी वो लगी थी, शी वाज ड्यू फॉर अनदर बूस्टर एज़ वेल। तो कहना का ये मतलब है हमने 2 साल हमने ज़ाती तौर पर बहुत एहतियात की, लेकिन बिल आखिर यह वबा हमारे घर में भी दाखिल हो गई और हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई। तो मैं कहूंगी कि इसी चीज से बचने के लिए, अपने बड़ों को बचाने के लिए, अपने जो वल्नरेबल लोग हैं आपके घर में बचाने के लिए, हमें ये 2-3 चीजें हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए। वी मस्ट टेक इट सीरियसली। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब, वेरी क्विकली मुझे पोल शामिल करना है, फिर ब्रेक की जानिब बढ़ूंगी। मैंने कोई NCOC को बंद करने के लिए तो नहीं कहा, मैंने तो कहा है कि वहाँ बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं और उनका तजर्बा हमसे ज़्यादा है, हमें उन्हें बेहतरीन फैसले करने का मौका देना चाहिए। उनके पास डेटा भी हमसे ज़्यादा है, उनके पास पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमसे ज़्यादा है, तो ये काम उन्हें करने देना चाहिए क्योंकि वो बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। ठीक है, वो बेहतर अंदाज में ये काम कर रहे हैं, यकीनन कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट्स की राय। अब जो यही सवाल हमने सोशल मीडिया पर सार्फिन से पूछा कि ओमिक्रॉन का जो फैलाव है वो तेज़ हो रहा है, तो क्या मौजूदा हालात में हुकूमत को एक बार फिर से सख्त इक़दाम करने चाहिए? तो 73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया है जी हाँ, जो मौजूदा हालात हैं इनमें हुकूमत को एक बार फिर से सख्त इक़दाम करने चाहिए, जबकि 27% लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत को सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अरकान पार्लियामेंट की साल 2019 की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में 98,54,959 रुपए का टैक्स अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने 82,42,000 रुपए टैक्स दिया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5,35,243 रुपए टैक्स अदा किया है। अगर बात की जाए वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार की, तो जनाब उन्होंने 2019 में सिर्फ 2,000 रुपए का टैक्स अदा किया है। सवाल यह है कि पार्लियामेंटेरियंस की साल 2019 की जो ये टैक्स डायरेक्टरी जारी हुई है, क्या अरकान असम्बली ने अपनी आमदन के हिसाब से ये टैक्स जमा कराया है?
जनरल साहब, लाइफस्टाइल देखें तो अरबों रुपए भी नहीं, डॉलर्स वाली बात कर लेते हैं, लेकिन टैक्स देने की जब बात आती है तो फिर महज चंद हजार या फिर चंद लाख रुपए, ये क्या मंतक है? देखिए अलमिया, यही है, इकोनॉमी में सबसे बड़ी इनपुट जो है वो आपकी रेवेन्यू, आपके टैक्सेस की है, जो कि एफबीआर कलेक्ट करता है, और एफबीआर हमेशा अपना टारगेट मिस कर जाता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए वो देते नहीं। रेजिस्टेंस इस किस्म का है, ये पॉलिटिकल क्लास तो डेफिनेटली लीडर्स हैं, उनको तो देना चाहिए, लेकिन आम आदमी का भी हाल देख लें। जब इन्होंने टैक्स इवेजन के ऊपर केसेस नैब वगैरह को देने का फैसला किया तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा जी हम अपनी इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश जा रहे हैं, हम अपनी इंडस्ट्री उठा के श्रीलंका ले जाएं। नतीजा ये कि आपको उनको भी छूट देनी, और इसी तरह कई तबके ताजर हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते। ये बदकिस्मती कि एक नेशनल कैरेक्टर है जो बन चुका है। अब सिर्फ उसमें ये है कि जिन लोगों को अवाम वोट दे के इलेक्ट करके लेके आते हैं वो उनको मुल्क के वसाइल और सब कुछ एक अमानत के तौर पे सौंप दिया जाता है। एक वोट है जो कि आपको इख्तियार दे देता है कि आप अवाम के वसाइल के साथ जो भी चाहे कर सकते हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो टैक्स नहीं देते और उनके टैक्स के कागजात मशकूक हैं तो फिर उनका लाजमान एहतसाब होना चाहिए। यहाँ पे लगता यह है कि जो लाइफस्टाइल है वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। रिहाइश का भी आप ट्रैवलिंग देख लें, आप बहुत बड़े बड़े फंक्शन जो किए जाते हैं, शादी, अभी पिछले दिनों शादियां वादियां हुई इन खानदानों में, आप वो देख लें, तो उससे तो लगता है कि दौलत बेपनाह है। लेकिन जब टैक्स रिटर्न देखते हैं तो लगता है कि ये लोग हमसे ज्यादा गरीब हैं, गुर्बत का शिकार हैं ये लोग। तो फिर ये है कि अगर कौम पर चंदा इकट्ठा करके फिर इनको देना शुरू कर दे, दूसरा हल यही हो सकता है, वरना इनकी खाने उतार के तो उनसे पैसे लिए जाए। आफ्टर ऑल बाकी लोग अगर टैक्स देते हैं तो ये क्यों ना दे, तो उनके साथ सख्ती करनी चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में इनके साथ सख्ती करनी चाहिए। अंबर शम्सी, हुकूमत कहती है टैक्स दो, टैक्स देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने जो टैक्स दिए हैं वो बड़े ही सरप्राइजिंग है। हमाद अजहर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 29,025 रुपए जो है वो टैक्स दिया है। बात समझ में आती है? मेरे ख्याल में कि इसमें थोड़ी फजाहत की भी जरूरत है, क्योंकि आप देखिए जो टैक्स डायरेक्टरी ये शाये होती है, और ये भी मैं बता दूं कि ये 1 साल के डिले के साथ ये पब्लिश हुई है या रखी गई है। ये पिछले साल आनी चाहिए थी, नहीं आई थी। वजूहात क्या हैं वो हमें जाहिर है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये कहना ये बताना जरूरी है कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो शामिल नहीं है, क्योंकि गिलानी साहब ने भी टैक्स नहीं दिया। मिसाल के तौर पर हमाद अजहर साहब का भी जो उनकी जाती इनकम टैक्स है वो इसमें आपको नजर आती है, उसकी अक्कासी नजर आती है, लेकिन एज उनकी जो कंबाइंड इनकम है अपनी शायद जो अपनी बिजनेस या कारोबार के जरिए है वो अलग काउंट होती है। तो मेरे ख्याल में कि इसको अगर इसका मकसद बुनियादी क्या है ये समझने की जरूरत है। 2014 में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में ये शाया होना शुरू हुआ था, और इससे जाहिर है हम एक बज़ाहिर कह सकते हैं अच्छा ये जो सियासतदान है बहुत अमीर लग रहा है लेकिन टैक्स इतना नहीं दे रहा। इसको हमें वाज़े ये रखना चाहिए या शायद इंक्लूड करना चाहिए, इसको अमेंड करना चाहिए कि इसमें कौन से टैक्सेस जो हैं वो शामिल हैं। आपकी इनकम टैक्स शामिल होती है, आपकी एग्रीकल्चरल जो इनकम टैक्स है वो नहीं शामिल होती। मिसाल के तौर पर अगर आप कारोबार कर रहे हैं और कंबाइंड इनकम है आपकी, वो इसमें जो उस पर जो टैक्स लागू होता है वो शामिल नहीं होता। तो जाहिर है सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक फिगर देखते हैं कि हमने ये टैक्स, हमने तो खुद जाती तौर पर अपनी तनख्वाह पे इतना टैक्स दिया, इनकी तो हमने देख रहा है। तो मेरे ख्याल में कि इस पे इट इज़ नॉट इनफ, इसको हमें ज़्यादा गहरी नज़र से देखना चाहिए और कुछ समझना चाहिए। अब ये भी तारीफ भी करनी चाहिए कि जहाँ हम देखते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब या शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब या जो भी हैं वो अपना टैक्स दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको गुजार साहब नजर आते हैं जो 2000 रुपए देते हैं। उसकी वजह क्या है? जाहिर है उसके सवाल मेरे पास फिलहाल इसका जवाब फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं वो भी समझने की जरूरत है। ठीक है ज़ुनैरा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में किन इस्लाहात की जरूरत है? देखिए, आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, मैं तो सिर्फ एक लेमैन की तरह बात कर सकती हूँ। बात यह है कि टैक्स देना हमें बताया जाता है कि हमारी जिम्मेदारी है और मुल्क चलते भी टैक्सेशन के निज़ाम पे ही हैं ऑफ कोर्स,
बट अगर आप टैक्स दे रहे हैं और उसके जवाब में जो कुछ आप हुकूमत से एज ए बेसिक राइट एक्सपेक्ट करते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, उस सब के हालात बदतर होते जा रहे हैं, इट सिंपली मीन्स कि वो टैक्स सही जगह पे नहीं लग रहा या पहुंच नहीं रहा, और पहुंच के कहाँ जा रहा है उसकी कोई पूछ-गुछ नहीं है। सो विदाउट गोइंग इनटू निटी-ग्रिटी कि असल में ये कौन सा टैक्स है, असल में एग्रीकल्चर टैक्स है इसमें कि नहीं है, वो अंबर अपनी जगह बात ठीक कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि कौन इस वक्त सारे एलीट्स बैठे हुए हैं हमारी असेंबलीज में, सेनेट में, सब वडेरे हैं, सब ज़मींदार हैं, सब सरदार हैं, और सबके जो प्रोटोकॉल्स हैं वह हुकूमत से बाहर होते हुए भी हमें पता है उनकी ज़मीनें कितनी हैं। इट्स एन ओपन सीक्रेट कि ये हमारा पॉलिटिकल पूल जो है सारा, ये असल में कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। उसको अगर आप जनरलाइज भी कर दें तब भी 5,000 टैक्स, इवन 1 करोड़ से कम टैक्स, 82,000 समथिंग शायद शहबाज शरीफ साहब का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें पता है वो जस्टिफाई नहीं होता। और अब जब तरीन साहब, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हम आपको चेक करेंगे, आपकी ATM की ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग विल टेल अस कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, तो आई वुड लाइक टू टेल हिम कि जिनका इतना वाजे नज़र आ रहा है, हमें तो ट्रैक करना पड़ेगा ना कि हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, तो जो इतना वाजे कर रहे हैं आप उनको पकड़ें पहले तो जाके। सो बेसिकली टैक्सेशन के बगैर तो आपकी जो इकोनॉमी है वो खड़ी हो ही नहीं सकती, चाहे आप IMF को छोड़ के कहीं से भी कुछ ले आएँ। सो बेसिकली सब कुछ खाया पिया जाता है, हमारी आम लोगों की जेबों से ले लिया जाता है। इन लोगों को पूछने वाले लोग कम हैं, ज़राए बताने वाले ज़्यादा हैं लोग कि आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करें तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, वैसे जब हम जो MNAs हैं, MPAs हैं, इन लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखते हैं और जब उनसे पूछा जाए कि इतनी महंगी गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी दौलत है आपके पास, तो वो कहते हैं अरे मेरी कहाँ है, मुझे तो दोस्त ने दी है। आपके पास ऐसे दोस्त हैं? नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि हम जो सैलरीड पेशे लोग हैं, हाँ, ये लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। गरीब आवाम जो है वो टेलीफोन कार्ड लेने जाएंगे, उसमें टैक्स कट जाएगा। अब आप चीनी लेने जाएं, दाल लेने जाएं, रोटी लेने जाएं, आपको टैक्स देना पड़ता है। वो हम नहीं बच सकते, लेकिन ये सब जो मोटे मोटे लोग, मैं कहूँगा ना, इनसे आप टैक्स नहीं निकलवा सकते। मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि अगर अंबर की बात पे यकीन भी कर लेते हैं, बल्कि यकीन कर भी लिया, हमाद अजहर ने 29,000 टैक्स दिया है, उसकी सैलरी कितनी है नेशनल असेंबली में? नेशनल असेंबली की अगर सैलरी देख ली जाए तो उसमें से जैसे हमारी ही टैक्स कटौती होती है, हमारा लाखों रुपए में बन जाता है, तो इनका 29,000 कैसे बना? खुर्शीद शाह, जिनके ऊपर अरबों खरबों के इल्ज़ामात हैं, उन्होंने देखे हज़ारों के भी उसमें, तो ये सब टैक्स चोरी है। तकरीबन जिसने भी टैक्स दिया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ नज़र आती है। और होना तो ये चाहिए कि अक्सर होता है कि ये जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, ये टैक्स तो आपने जमा करा दिया, उसके बाद इंक्वायरीज करते हैं, उन्हें चेक करना चाहिए कि इनके नाम पे क्या क्या चीज़ें हैं, जितने भी MNAs हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं। और अगर ये दूसरों की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आवाम को इन्होंने इसी झूठ की तरफ लगाना है, तो फिर फ़ायदा कहाँ से? अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो कोई प्राइवेट या बिजनेस एंटिटी नहीं होती, उसने टैक्स कलेक्ट करना होता है और वहीं से उसने लोन्स वापस करने होते हैं, वहीं से उसने आवाम को बेनिफिट्स देने होते हैं। तो जब टैक्स चोर असेंबलियों में बैठे होंगे, आप किस तरह सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं? गरीब आवाम तो पिसती जा रही है। आप पेट्रोल डलवाने जाएँ, 10 किस्म के टैक्स उसके ऊपर लगे होते हैं। आप एयर ट्रैवल करते हैं, आप कहीं पर भी चले जाएँ, आपके ऊपर तो टैक्सों की भरमार है। लेकिन जो ये करोड़पति अरबपति लोग हैं, ये आप इन देख लिया कि टैक्स का क्या तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, वज़ीर आला पंजाब की अगर हम बात करें, उस्मान बुज़दार साहब ने टैक्स की मद में सिर्फ 2,000 रुपये अदा किए हैं। क्या इतने गरीब हैं हमारे वज़ीर आला पंजाब? नहीं, मैं इस टैक्स डायरेक्टरी को ठीक नहीं मानता, क्योंकि वो एज चीफ मिनिस्टर अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहे होंगे और वो टैक्स डिडक्ट करके मिल रही होगी। आपने जो वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, जो अरकान असम्बली को तनख्वाह मिलती है, वो टैक्स काट के मिलती है। वो पाकिस्तान में कानून है, जैसे मुझे और आपको तनख्वाह टैक्स काट के मिलती है, ऐसे ही उन्हें भी तनख्वाह टैक्स काट के मिलती है। मुझे लगता है इस डायरेक्टरी में कहीं फॉल्ट है, क्योंकि हो ही नहीं सकता एक आदमी ने अगर 2018 में वज़ीर आला बनना है तो उसने 2019 में 2,000 रुपये कैसे टैक्स दिए होंगे? बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो सैलरी ली है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स दिया होगा, और वो सैलरी अगर 1.5 लाख भी हो, 2 लाख भी हो, तो उस पर जो टैक्स है वो 2,000 रुपये साल का तो नहीं बनता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस टैक्स डायरेक्टरी में फॉल्ट रह गया है। और अगर 2,000 टैक्स दिया है तो इसका मतलब है उनका एट सोर्स टैक्स कट नहीं रहा,
तो ये भी एक मेरा मतलब है कि कोताही है सिस्टम की कि आपने एट सोर्स तनख्वाह से टैक्स काटना है। लिहाजा मैं इसको कोई इतनी ज़्यादा वैलिड डायरेक्टरी को नहीं मान रहा, क्योंकि जो अरकान असेंबली की तनख्वाह से इनकम टैक्स कटना है उसमें अरकान असेंबली का तो कोई कमाल नहीं है। जैसे मेरी तनख्वाह से जो टैक्स कटना है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो तो कट के ही मुझे मिलनी है, कानून है पाकिस्तान का, तो उनको भी कट के मिलनी है, इमरान खान को भी कट के मिलनी है, चारों चीफ मिनिस्टर्स को कट के मिलनी है। अब जहाँ तक बात यह है कि अरकान असेंबली की टेलीफोन डायरेक्टरी तो ये टैक्स डायरेक्टरी तो छप गई, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से मुकद्दस गाय मौजूद हैं। क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स की भी, ग्रेड 20 से ऊपर ब्यूरोक्रेट्स की भी टैक्स डायरेक्टरी छपती? क्यों नहीं जनरल्स की छपती? क्यों नहीं आला अदलिया के जजेस की छपती? क्यों नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट की छपती? ये क्यों हमने मुकद्दस गाय टैक्स के रजीम में रखी हुई है और एक हम अरकान पार्लियामेंट को स्केप गोट बनाकर हर साल उनका डगा लगाना शुरू कर देते हैं। वो तो आवाम के नुमाइंदे हैं ना, आवाम के वोट से पहुंचे हैं, तो आवाम ये जानने का हक रखते हैं। आवाम के नुमाइंदे तो हर साल एहतसाब के लिए, अवाम के नुमाइंदों की टैक्स डायरेक्टरी तो 2014 से 2022 तक हर साल हमारे सामने आ रही है। अगर इसमें कहीं कमी कोताही है तो एफबीआर को एक्शन लेना चाहिए। 2014 से आ रही है, नैब भी मौजूद है, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं लेते? वो सिर्फ ये कह देना कि आफ्टर ऑल इन्होंने अपने असासे जो हैं अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में दिए हैं, अपनी जरिया आमदन अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में दी है, उसके मुताबिक टैक्स दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ बैठकर उनको बुरा भला कह देना का जो एक फैशन बन गया है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के कल्चर का कोई मुस्बत पहलू नहीं है। मैं एक और चीज नहीं, बुरा भला ही कहा जा रहा है ना कि जी वो टैक्स नहीं देते हैं। अगर किसी की कोई कंपनी है और वो कंपनी टैक्स देती है, तो अब अगर हमाद अदर की कोई कंपनी है, लोया बेचती है और वो कंपनी जो टैक्स दे रही है, तो हमाद अदर कहाँ से वो टैक्स देते हैं? अगर वो उस कंपनी से कोई सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे, एज मिनिस्टर आजकल उसका ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, तो उन्होंने एज मिनिस्टर ही अपनी जो सैलरी में से टैक्स देना था ना। मैं समझता हूँ कि इसमें चूंकि हकायक पूरे सामने नहीं है, लिहाजा इस तरह मलाइन नहीं करना चाहिए। चलें, ठीक है। अंबर, आप क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना। जी अंबर जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुजम्मिल साहब जो बात कर रहे हैं, मैंने भी इसलिए वजाहत की कि आपको समझना चाहिए इसका ये किस तरह से कैलकुलेट होती है। दूसरा मैं कहूंगी कि अगर बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब जनरल्स की, जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेट्स की, वो भी तो ज़ाहिर है अवाम के टैक्स से उनको तनख्वाहें जाती हैं। तो अवाम को अगर हम शफाफियत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम समझें कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, और ये जो एहलकार जो हमारे लिए जिम्मेदारी उठाते हैं, पॉलिसी साजी करते हैं वगैरह वगैरह, तो उनकी कितनी आमदन है, कितने असासे, कितने टैक्स देते हैं, तो ये तो बिल्कुल जायज़ एक मुतालबा है। चले, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानियों की राय में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी है। IPSOS के सर्वे में 55% पाकिस्तानियों ने हुकूमती कारकर्दगी को खराब करार दिया है। सर्वे में हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन ना होने वालों में 46% ऐसे अफराद थे जिन्होंने 2021 में तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। सर्वे में 63% पाकिस्तानियों ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर भी अदम एतमाद का इजहार किया है। सवाल यह है कि पाकिस्तानी अवाम तहरीक इंसाफ से क्यों मायूस हो रहे हैं? जुनैरा, मेरे ख्याल है सबसे बड़ा फैक्टर तो ऑब्वियसली इकॉनमी इनसे सही हैंडल नहीं हुई, और महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि अभी जो एक और उन्होंने बिल पास कराना है, इकनॉमिक बिल, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स हम लगा रहे हैं, बट जो मेडिसिन्स भी आ रही हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा के कस्टम वाले ले रहे हैं, और इसका सिंपली मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं। सो बेसिकली लैक ऑफ ट्रस्ट। ख़वातीन के बारे में व्यूज़ PTI के सरबराह के, उसकी वजह से बहुत बड़ा कट लगेगा। वेमेन, आई डोंट नो ख़वातीन वोट देती हैं इन्हें कि नहीं देती। पढ़े लिखे यंगस्टर्स जिनको जॉब्स चाहिए थी, बहुत उन्हें मतलब एक उम्मीद दिलाई गई थी। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन उन सब पे ही मायूसी चाहिए। ठीक है जनरल साहब, क्यों अवाम नाखुश है तहरीक इंसाफ से? देखिए, बुनियादी तौर पे तो महंगाई, आम आदमी की ज़रूरियात अगर पूरी ना हो, उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, अद्वियात महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, तो आम आदमी को बाकी चीज़ों से गर्ज नहीं होती, आपके उससे
वजूहात क्या है वो भी उससे उसको गर्ज नहीं, और उसकी अपनी ज़िंदगी चूँकि मुश्किल हो गई तो वो नेचुरली उससे उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी तरह गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, और लाजमन जो इस्लाहात के वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए तो आवाम में मायूसी तो आएगी। जब आप बहुत कुछ सबज़बाग दिखा दें और फिर आप पूरे ना कर सकें तो लाजमन फिर आवाम सोचते हैं कि ये हमें बेवकूफ़ बनाया गया। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा मसला यही है, महंगाई और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस के इशू और वादे पूरे नहीं हुए, आवाम में मायूसी है उससे। ठीक हो गया। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, तहरीक इंसाफ से जो आवाम मायूस है, क्या इसकी वाहिद वजह महंगाई है? नहीं, महंगाई एक बड़ी वजह है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके साथ और भी बहुत से दीगर, ये बहुत ही प्रो पब्लिक गवर्नमेंट नहीं है। किसी भी शोबे में हम देख लें तो हमें इनके जो स्टांस है टुवर्ड्स मीडिया है, टुवर्ड्स ट्रेडर्स है, टुवर्ड्स टैक्सेशन है, टुवर्ड्स रुपए की कदर, ये कहीं भी जो है ये प्रो पब्लिक गवर्नमेंट नहीं आई है। हो सकता है कि ये रियासत के लिए बहुत अच्छी हो और वन पेज थ्योरी ने बहुत मार्के दिए हों, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए ये कोई अच्छी हुकूमत साबित नहीं हुई है। और जमहूरियत की जो असास है कि आवाम की हुकूमत आवाम के लिए, ये उस बुनियाद पर पूरी नहीं उतर सकी है, क्योंकि ये आवाम से इसका ताल्लुक़ कोई पहले दिन से ही कोई ख़ास मजबूत नज़र नहीं आया। ठीक है अंबर, क्या हुकूमत नाराज़ लोगों को कायल करने में कामयाब हो पाएगी? बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। महंगाई जो है वो अपने बहुत आला तरीन सतह पर है, लेकिन बात दुरुस्त है, महंगाई की बात नहीं है। जो वादे किए गए थे वो आसमान को छू रहे थे, जो डिलीवर किया 3-3.5 साल बाद वो जमीन पर है। तो जाहिर है मायूसी तो होगी। उसमें में से 40% वो हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, और ये पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को बहुत गहरी तरह उनको सोचना चाहिए कि वो लोग जो उम्मीद लगा रहे थे वो इतने ज्यादा मायूस क्यों हैं। मिसमैनेजमेंट या गवर्नेंस के इश्यूज नहीं, इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम भी शामिल है। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में? मुझे तो महंगाई का समझ नहीं आता। जब आप पेट्रोल लेने जाओ तो पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी होती है। न्यू ईयर पे आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में जो है वो गाड़ियां, मोटरसाइकिलें उमड़ के सड़क के ऊपर आई हुई थी। असल मसला ये है कि जो बुलंदोबांग दावे किए गए थे कंटेनर पे खड़े होके 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, लोगों को फैसिलिटीज़ देनी थी, वो नहीं दी गई, और उसकी बजाय बेरोज़गारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से शदीद जो है वो नाराज़गी पाई जाती है आवाम में। और इसमें सबसे बड़ा एक और भी अंदिया है कि इनका रवैया, बिल्कुल मुजम्मिल ने सही किया कि ये बहुत अनफ्रेंडली है इनका ना मीडिया के साथ। हालांकि मीडिया ने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया जब वो अपोजिशन में थे, तो इनके जो रवैये हैं ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग इनको पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ सवाल ये भी पैदा, क्या इस तरह के सर्विस की कोई अहमियत भी होती है आपके ख्याल में जुनैरा? देखिए, मुझे तो इन सर्विस से इख्तलाफ इसलिए होता है कि इनका सैम्पल साइज़ और टेक्निकली व्हेन आई लुक इनटू इट तो वो बहुत मिसमैच होता है। उसमें जो एक अप्रोप्रिएट रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरे नहीं करते। दूसरा, हमें उन इदारों की क्रेडिबिलिटी का भी नहीं इतना पता होता, पर्पस एंड एजेंडा बिहाइंड द रिसर्च भी नहीं पता होता। सो इसलिए मैंने इस रेफरेंस से ज़्यादा बात नहीं की। मैं तो अपनी ओपिनियन दे रही थी आपको कि जनरली लोग वाकई नाखुश हैं, लेकिन सर्विस को इतने ऑथेंटिक नहीं होते हमारे मुल्क में। ठीक है नाज़रीन, सोशल मीडिया पर सारफीन ने यही सवाल पूछा कि पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे नाखुश है। तो 56% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि नहीं, 44% ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि जी हाँ, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जो है वो मुतमईन है। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।